अगर मैं आपसे कहूं कि समंदर की गहराई में आज भी सैकड़ों एटम बम बिना पहरे के पड़े हैं, ना कोई अलार्म, ना कोई सुरक्षा, ना कोई कंट्रोल। ये बम आसमान से नहीं गिरेंगे, ये चुपचाप सड़ रहे हैं और हर दिन समंदर को जहर बना रहे हैं। सवाल सिर्फ ये नहीं कि ये कहाँ है, सवाल ये है ये कब फटेंगे, और जब ये फटे तो क्या इंसान बचेगा। 20वीं सदी का मध्य, दुनिया दो खेमों में बंट चुकी थी। एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ सोवियत यूनियन। ये युद्ध गोलियों का नहीं था, ये डर का युद्ध था। हर दिन अखबारों में परमाणु हमले की आशंका, हर रात नेताओं के हाथों के पास न्यूक्लियर बटन। इंसान जमीन पर रहता था, लेकिन मौत आसमान और समंदर दोनों में तैनात थी। इसी डर की फैक्ट्री में जन्मी न्यूक्लियर पनडुब्बियां, चलते फिरते रिएक्टर जो शांति के नाम पर पूरी दुनिया को बंधक बना चुके थे। न्यूक्लियर पनडुब्बी कोई साधारण युद्धपोत नहीं होती, ये एक ऐसा जहाज होता है जिसके दिल में परमाणु रिएक्टर धड़कता है। कोयला नहीं, डीजल नहीं, बल्कि यूरेनियम की शक्ति से चलने वाली मशीन। इस रिएक्टर का फायदा साफ था। पनडुब्बी महीनों तक सतह पर आए बिना समंदर की गहराइयों में छुपी रह सकती थी। ना ईंधन भरने की जरूरत, ना हवा की कमी। लेकिन इसी ताकत में छुपा था सबसे बड़ा खतरा। एक ही जहाज में रिएक्टर, रेडिएशन और कई बार परमाणु मिसाइलें, मतलब एक चलती हुई परमाणु प्रयोगशाला जिसके अंदर जरा सी गलती पूरे समंदर को जहर बना सकती थी। कोल्ड वॉर के दौर में अमेरिका और सोवियत यूनियन एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में सैकड़ों न्यूक्लियर पनडुब्बियां बनाने लगे। हर नई पनडुब्बी ज्यादा तेज, ज्यादा गहरी और ज्यादा घातक। इन जहाजों का मकसद युद्ध नहीं था, बल्कि डर पैदा करना। दुश्मन को यह एहसास दिलाना कि अगर हमला हुआ तो जवाब समंदर की गहराई से आएगा। लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा कि अगर यही पनडुब्बी कभी वापस नहीं आई तो उसका अंजाम सिर्फ एक देश नहीं, पूरी धरती भुगतेगी। शीत युद्ध के इतिहास में कुछ पनडुब्बियां ऐसी हैं जो मिशन पर गईं लेकिन कभी लौट कर नहीं आई। 1968 का साल, अमेरिका की न्यूक्लियर पनडुब्बी यूएसएस स्कॉर्पियन अटलांटिक महासागर में रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई। उसके साथ डूब गए 99 नौसैनिक और एक पूरा परमाणु रिएक्टर। उसी साल सोवियत यूनियन की K-127 तीन परमाणु मिसाइलों के साथ प्रशांत महासागर की गहराइयों में समा गई। 1989 में K-278 कॉम्सोमोलेट्स, सोवियत संघ की सबसे उन्नत पनडुब्बी, आर्कटिक सागर में आग लगने के बाद डूब गई। उसके अंदर था परमाणु रिएक्टर और दो न्यूक्लियर टॉर्पीडो। सरकारी रिपोर्ट्स कहती हैं सब कुछ कंट्रोल में है, लेकिन वैज्ञानिक जानते हैं समंदर की गहराई में कंट्रोल जैसा कुछ नहीं होता। आज भी ये पनडुब्बियां लाखों टन पानी के नीचे चुपचाप पड़ी हैं। कोई चेतावनी बोर्ड नहीं, कोई सुरक्षा घेरा नहीं, बस जंग खाता लोहा और उसके भीतर धीरे धीरे टूटता परमाणु जहर। ये केवल इतिहास नहीं है, ये वो विरासत है जो अभी भी जिंदा है। समंदर की गहराई में सब कुछ शांत लगता है, न शोर न हलचल। लेकिन यही शांति सबसे खतरनाक दुश्मन को जन्म देती है, समय। न्यूक्लियर पनडुब्बियां जिस स्टील से बनी थीं वो युद्ध के लिए तो मजबूत था, लेकिन सदियों के लिए नहीं। नमकीन पानी, भारी दबाव और ठंडा अंधेरा, इन सब के बीच लोहा धीरे धीरे गलता है। सबसे पहले पनडुब्बी की बाहरी परत पर जंग लगती है, फिर ये जंग अंदर की सुरक्षा दीवारों तक पहुंचती है। वही दीवारें जो परमाणु रिएक्टर को समंदर से अलग रखती थी। वैज्ञानिक इसे कहते हैं कोरोजन क्लॉक, एक ऐसी घड़ी जो हर डूबी हुई पनडुब्बी के लिए अलग अलग गति से चलती है। कुछ में ये प्रक्रिया दशकों में होती है, कुछ में सदियों में, लेकिन एक बात तय है, ये घड़ी कभी रुकती नहीं। सबसे बड़ा खतरा रिएक्टर के फ्यूल रॉड से है। जैसे जैसे उनकी शील्ड कमजोर होती है, रेडियो एक्टिव तत्व पानी के संपर्क में आने लगते हैं। कोई धमाका नहीं, कोई चेतावनी नहीं, बस एक धीमा रिसाव। ये कोई फिल्मी विस्फोट नहीं है, ये एक धीमी मौत है जो चुपचाप फैलती है। और यही वजह है कि आज समंदर की गहराई में पड़ी हर पुरानी न्यूक्लियर पनडुब्बी एक सोया हुआ टाइम बम बन चुकी है। रेडिएशन का सबसे खतरनाक रूप ये है कि वो दिखाई नहीं देता, ना उसकी गंध होती है, ना रंग, ना आवाज। लेकिन जब ये फैलता है तो पीढ़ियां तबाह कर देता है। डूबी हुई न्यूक्लियर पनडुब्बियों में जब रिएक्टर की सुरक्षा परतें धीरे धीरे टूटने लगती हैं तो यूरेनियम और प्लूटोनियम समंदर के पानी के संपर्क में आ जाते हैं। यहीं से शुरू होता है रेडियो एक्टिव लीकेज। ये कोई अचानक हुआ विस्फोट नहीं होता, ये एक धीमी प्रक्रिया है, बूंद बूंद जहर। रेडियो एक्टिव कण पहले समंदर की मिट्टी में मिलते हैं, फिर प्लैंकटन उन्हें अवशोषित करता है। छोटी मछलियां प्लैंकटन खाती हैं, बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को, और इस तरह रेडिएशन ऊपर चढ़ता जाता है फूड चेन के जरिए। वैज्ञानिक इसे कहते हैं बायो एक्यूमुलेशन, मतलब जहर का जमा होते जाना। समस्या यह है कि रेडिएशन का असर तुरंत नहीं दिखता।
कई बार 10 से 20 साल बाद कैंसर, थायराइड डिसऑर्डर और नर्वस सिस्टम की समस्याएं उभरने लगती हैं। सबसे खतरनाक असर डीएनए पर पड़ता है। रेडिएशन जीन में बदलाव करता है, जिसका परिणाम अगली पीढ़ियों में जन्म दोष और कमजोर इम्यून सिस्टम के रूप में सामने आता है। यानी ये संकट सिर्फ हमारे लिए नहीं, हमारे बच्चों के लिए भी है। विडंबना यह है कि इस खतरे का कोई चेहरा नहीं, कोई धमाका नहीं, कोई सायरन नहीं, बस एक धीमी अदृश्य विरासत जो कोल्ड वॉर ने छोड़ी और जिसे आज पूरी मानवता अनजाने में ढो रही है। जब ये खतरा इतना साफ है तो एक सीधा सवाल उठता है, इन डूबी हुई न्यूक्लियर पनडुब्बियों को बाहर क्यों नहीं निकाला जाता? जवाब आसान नहीं, और यही सबसे डरावनी बात है। पहली समस्या है तकनीकी जोखिम। ये पनडुब्बियां हजारों मीटर गहराई में पड़ी हैं। उनकी हालत अब वैसी नहीं जैसी डूबते समय थी। अगर उन्हें हिलाया गया तो रिएक्टर की कमजोर दीवारें पूरी तरह टूट सकती हैं और रेडिएशन अचानक बड़ी मात्रा में फैल सकता है। दूसरी समस्या है खर्च। एक ही न्यूक्लियर पनडुब्बी को सुरक्षित तरीके से निकालने में अरबों डॉलर लग सकते हैं, और ऐसी पनडुब्बियां दर्जनों नहीं, सैकड़ों के करीब हैं। तीसरी और सबसे संवेदनशील समस्या है राजनीति। अगर कोई देश ये स्वीकार कर ले कि ये पनडुब्बी उसकी थी, तो कानूनी जिम्मेदारी, अंतर्राष्ट्रीय दबाव और मुआवजे की मांग अपने आप खड़ी हो जाएगी। इसलिए वर्षों से सबसे आसान रास्ता चुना गया, चुप्पी। समंदर गहरा है, नजर से दूर है, और जब तक कोई बड़ा हादसा नहीं होता, दुनिया सवाल नहीं पूछती। लेकिन इतिहास बताता है, जो समस्याएं दबा दी जाती हैं वे खत्म नहीं होती, वे और खतरनाक बन जाती हैं। वैज्ञानिकों के लिए सबसे डरावना शब्द है क्रिटिकल स्टेज। कुछ डूबी हुई न्यूक्लियर पनडुब्बियां अब उसी अवस्था में पहुंच चुकी हैं। दशकों से चल रही जंग और सड़न उनके रिएक्टर शील्ड को इतना कमजोर कर चुकी हैं कि अब किसी भी समय बड़ा रिसाव हो सकता है। आर्कटिक सागर में पड़ी K278 कॉम्सोमोलेट्स को लेकर वैज्ञानिक खुलकर चेतावनी दे चुके हैं। उसके आसपास की मिट्टी और पानी में रेडियो एक्टिव तत्व पहले ही दर्ज किए जा चुके हैं। यह संकेत है कि सील अब पूरी तरह सुरक्षित नहीं रही। अगर किसी एक पनडुब्बी से बड़े स्तर पर लीकेज हुई तो वो सिर्फ स्थानीय समस्या नहीं रहेगी। समुद्री धाराएं रेडिएशन को हजारों किलोमीटर दूर तक ले जा सकती हैं। मत्स्य उद्योग तबाह हो सकता है। पूरे पूरे समुद्री क्षेत्र नो फिशिंग जोन बन सकते हैं। तटीय देशों की अर्थव्यवस्था, खाद्य सुरक्षा और लोगों की सेहत सब एक साथ संकट में पड़ सकते हैं। सबसे खतरनाक बात यह है, इस आपदा का कोई अभ्यास नहीं हुआ, ना कोई ग्लोबल प्लान, ना कोई तय जिम्मेदारी। ये परमाणु संकट अचानक धमाके के साथ नहीं आएगा, ये धीरे धीरे फैलेगा, और जब दुनिया को एहसास होगा तब शायद बहुत देर हो चुकी होगी। शीत युद्ध खत्म हो चुका है, लेकिन उसकी परमाणु छाया आज भी समंदर की गहराइयों में सांस ले रही है। डूबी हुई पनडुब्बियां हमें याद दिलाती हैं कि युद्ध सिर्फ जमीन पर नहीं लड़े जाते, उनके जख्म सदियों तक रहते हैं। आज हमारे पास आंखें फेर लेने का विकल्प है या जिम्मेदारी लेने का साहस, क्योंकि अगर समंदर जहरीला हुआ तो ये सवाल नहीं बचेगा कि गलती किसकी थी, बस इतना बचेगा कि बचा कौन और कौन नहीं। अगर आपको लगता है कि ये कहानी दुनिया को जाननी चाहिए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसे ही डॉक्यूमेंट्री कंटेंट के लिए डिकोडेड हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।